नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में ईरान का सदर आया हुआ है इब्राहिम रईसी, और उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। हकीकत में पिछले चंद माह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि पहले ईरान ने पाकिस्तान में ड्रोन भेजे, मिसाइल फेंके, फिर पाकिस्तान ने ईरान में जो है बमबारी की, हवाई जहाज़ भेजकर। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर पहले ही ताल्लुकात कशीदा हों, ईरान का सदर जनाब इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आया। अच्छा, दूसरी तरफ इसराइल और ईरान की जंग जो है अभी इस वक्त तो खैर नहीं है, लेकिन वो जो है उसके क्लाउड्स तो मंडला रहे हैं, उसके बादल तो ऊपर मंडला ही रहे हैं, किसी भी वक्त उसी में तेज़ी आ सकती है। ऐसे माहौल में जब ईरान का सदर पाकिस्तान आता है और मुज़ाकरात करता है, और फिर वो उसमें वो जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन बनानी है उसके बारे में ज़िक्र करता है, और फिर ये ज़िक्र करता है कि किस तरह ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है बिज़नेस बढ़ाया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। हकीकत में अनऑफिशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत होती है, लेकिन लीगल नहीं होती। स्मगलिंग होती है तो सरकार को ड्यूटी नहीं मिलती, लेकिन लोगों को माल मिल जाता है, ये अलग बात है। तो अभी दोनों ने मुज़ाकरात किए और फिर जो जॉइंट कम्युनिके इशू किया उसमें ये बताया कि हम बिज़नेस बढ़ाने के रास्ते पे काम करेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि फैसला तो हो गया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्योंकि पहले ही जब ये गैस पाइपलाइन का सौदा हुआ था तो ईरान ने, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, बताया था आपको कि किस तरह जब इन दोनों के दरमियान ईरान से लेके पाकिस्तान तक, नवाबशाह तक सिंध में गैस पाइपलाइन पहुंचानी थी, तो उस वक़्त जो है ईरान ने तो अपने तरफ की पूरी पाइपलाइन बिछा दी है सरहद तक। पाकिस्तान ने कुछ काम नहीं किया, तो ईरान ने एक नोटिस दिया था कि अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया 1 साल के अंदर, तो आपके ऊपर जिस तरह के हमारे मुआहदे हैं $18 बिलियन की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी उस जुर्माने की बात तो नहीं हुई, लेकिन ये बात हुई कि जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो ढूंढे जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक तरफ ईरान के ऊपर पिछले 8 साल से, तो वैसे तो 40 साल से है, लेकिन पिछले 8 साल से कुछ ज़्यादा ही सैंक्शंस लगी हुई जब से ट्रंप आया था, और इसने भी, बाइडेन ने भी उसको कंटिन्यू किया है। वो सैंक्शन से हटाए नहीं, उल्टा इसराइल की जंग के बाद तो कुछ बढ़ा ही दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में क्या पाकिस्तान को इतनी हिम्मत होगी कि वो जो कुछ मुज़ाकरात करता है, मुआहदे करता है ईरान के साथ, उस पर अमल दरामद कर सके। इस सिलसिले में मैं, पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है आरजू काज़मी, खासा उसका क्लाइंट बेस है, लोग बहुत सुनते हैं उसे। वो कहती है अपने मुल्क के लिए, जिसमें रहती है, इस्लामाबाद में रहती है, कहती है कि जो मुल्क बार बार कटोरा लेके भीख मांगता बैठेगा, क्योंकि अभी उसने, मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया था, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ज़ाना है, कि हम नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं IMF से। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया
तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का रोल भी जरूर रहा होगा, इसलिए कि जब आपके पास पैसा होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप रशिया से भी ऑयल लेते हैं, आप ईरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जहां मर्जी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप हर कुछ दिन के बाद आईएमएफ के दर पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़ेंगे और भीख मांगेंगे, तो फिर यही होगा कि अमेरिका आपसे कहेगा कि जी ना आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, ना आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम कर सकते हैं। तो हर साल ये आईएमएफ से कर्जा लेते रहते हैं। तो जो मुल्क जो है हमेशा भीख पे चलता है, क्या उसमें इतनी हिम्मत होगी कि अपनी मर्जी से ईरान के साथ बिजनेस कर सके? इस सिलसिले में उसने इसका मुआवजा किया भारत से कि ईरान के ऊपर पाबंदियां तो सबके लिए हैं, लेकिन भारत उसकी परवाह नहीं करता। और भारत का जो वहाँ पर पोर्ट बना हुआ है ईरान में, चाबहार का, उस पर काम होता है। वहाँ से भारत का माल जाता है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वो माल जाता है वहाँ से। तो मतलब टू कट इट शॉर्ट, आरजू काज़मी का कहना ये था कि अगर आप भीख मांगेंगे तो फिर आपकी खुददारी हवा में उड़ जाती है। इस सिलसिले में मैं अभी आपको दूसरी खबरों का कुछ खुलासा बताऊं। भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल की। अभी उसके जो आंकड़े आए हैं, कल उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये उसकी सब्सिडियरी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो उसमें उसने ये बताया है कि डेटा के लिहाज से ये जो जियो इन्फोकॉम है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। हता कि चाइना की जो मोबाइल कंपनी है चाइना मोबाइल, उससे भी आगे बढ़ गई है। और कुछ आदाद व शुमार, कुछ आंकड़े दिए हैं उसने, मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया कि इस क्वार्टर में जो है जियो की जो ट्रैफिक रही है वो रही है 40.9 एक्साबाइट, और उसके कंपैरिजन में चाइना मोबाइल की जो ट्रैफिक रही है वो 38 एक्साबाइट। इस लिहाज से जो है जियो मोबाइल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाती है डेटा के हिसाब से। सब्सक्राइबर बेस के नंबर से 2 नंबर पे है। सब्सक्राइबर जो हैं इसके जो है 48 करोड़, हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़, और तकरीबन टोटल जो हैं तकरीबन 110 करोड़ कनेक्शन हैं। इसमें से 48 करोड़ जियो इन्फोकॉम के हैं, जियो मोबाइल के हैं। एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे आती है एयरटेल और तीसरे नंबर पे आती है वोडाफोन आइडिया। तो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से भी बहुत आगे है, लेकिन दुनिया में नंबर 1 नहीं है। दुनिया में नंबर 1 डेटा के लिहाज से जियो मोबाइल है। अच्छा, इसी लिहाज से एक दूसरी खबर भी हिंदुस्तान की आई है। पीएमआई होती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो बताती है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी रही। अब इस क्वार्टर की जो, इस महीने की जो रिपोर्ट आई है ना, उससे ये पता चला है कि भारत की पीएमआई जो है इस महीने में 63.2, 14 साल में सबसे ज़्यादा ये हुई है। इतनी पीएमआई हुई है, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है इट इज़ ऑन द राइज। दो ये प्रोविजनल है, तो 2-3 दिनों में इसको फ्लैश पीएमआई बोलते हैं प्रोविजनल को। पक्के नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन एक इंडिकेशन होता है कि भारत की जो सनती सेहत है वो बहुत अच्छी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।